हेलो एवरीवन। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट के बारे में कुछ बेसिक बातें देख लिया था, समझ लिया था कि सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट में जो रेजोनेंस की प्रक्रिया, जो अनुनाद की प्रक्रिया है वो क्या होती है, ये हमने समझा था। उसके कंडीशन से समझ लिए थे कि वो कौन से कंडीशन पे होता है, और हमने इम्पीडेंस देखा था, इम्पीडेंस क्या होता है, ठीक है, और उसकी कुछ विशेषताएं भी हमने देख ली थी। तो क्या कंक्लूज़न निकल कर आया था? कंक्लूज़न ये निकल के आया था कि जो सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट है या जो रेजोनेंस सर्किट है, हम बेसिकली यहाँ सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट की बात कर रहे हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ की। तो जो सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वोल्टेजेस के लिए अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। उसका बिहेवियर अलग होता है अलग फ्रीक्वेंसी के वोल्टेज के लिए। तो हम किस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे? अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, ठीक है। मान लीजिए कोई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ से लोअर है, तो उस कंडीशन में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सेल, हम लोग ये कह रहे हैं, एक बार उस बस रिकॉल कर रहे हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी के लिए जो हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सेल, वो भी लेस होगा। किससे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी से। तो इस केस में जो सर्किट का बिहेवियर होगा वो कैपेसिटिव बिहेवियर होगा। और अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बड़ी फ्रीक्वेंसीज़ के लिए या अधिक फ्रीक्वेंसीज़ के लिए क्या होगा? एक्सेल जो होगा वो एक्ससी से बड़ा होगा, ठीक है। एक्सेल जो होगा वो एक्सी से बड़ा होगा। और इस केस में क्या होगा? इस केस में जो सर्किट होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा? इंडक्टिव होगा। सर्किट का बिहेवियर इंडक्टिव होगा। और अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उस केस में जो ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो आरएलसी सर्किट है वो उसका बिहेवियर भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ के लिए अलग अलग होता है। और हम लोग यहाँ पे जिस फ्रीक्वेंसी पे हम लोग अपना अध्ययन कर रहे हैं वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हैं, ठीक है। देखिए फिर अब आगे हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो अच्छा, रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है? रेजोनेंस की कंडीशन में इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजोनेंस की कंडीशन में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो उनके अक्रॉस का जो उन रजिस्टर के अक्रॉस जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है और जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, वो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक। इक्वल तो होंगे लेकिन फेज में अपोजिट होंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारी जो करंट होती है वो वोल्टेज के साथ सेम फेज में हो जाती है, और जो हमारा इम्पीडेंस होता है उसका नेचर रेजिस्टिव हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये दोनों इक्वल हैं बट अपोजिट इन फेज हैं। तो इसकी वजह से जो नेट करंट है सर्किट की और जो वोल्टेज है दोनों सेम फेज में है, ठीक। ये बात तो हो गई। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमने ये भी पिछली वीडियो में देखा है कि रेजोनेंट की कंडीशन में जो इम्पीडेंस है, देखिए यहाँ ग्राफ में इसमें चर्चा किया था हमने कि जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम है, जो कि प्रतिरोध के बराबर है, ठीक है। तो और उस केस में अगर इम्पीडेंस मिनिमम है तो करंट क्या होगा? करंट की वैल्यू, रेजोनेंस के केस में करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक। तो जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम है इसका मतलब करंट बहुत ज़्यादा है रेजोनेंस के केस में, सर्किट में। तो इसकी वजह से ये इंडक्टर, ये जो इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है और जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वी एल और वी सी, इनका भी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि करंट लार्ज है। लेकिन ये दोनों, इनका मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा होगा वी एल और वी सी का, लेकिन ये एक दूसरे से फेज में अपोजिट होंगे, ठीक है। तो करंट ज़्यादा है रेजोनेंस के केस में, इस वजह से इन वी एल और वी सी का भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और जो कि अप्लाइड वोल्टेज से भी कुछ टाइम्स ज़्यादा हो सकता है। ये बात ध्यान में रखना है कि करंट ज़्यादा है, इसकी वजह से वी एल और वी सी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है कि वो अप्लाइड वोल्टेज से भी कुछ टाइम्स ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो
इसी वजह से रेजोनेंस, जो सीरीज रेजोनेंस का कंडीशन है, उस कंडीशन में वोल्टेज जो ये ज़्यादा है, मैक्सिमम है, वीएल और वीसी की हम बात कर रहे हैं। इसी वजह से सीरीज रेजोनेंस को वोल्टेज रेजोनेंस भी कभी कभी कहते हैं, वोल्टेज रेजोनेंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड समटाइम वोल्टेज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज रेजोनेंस। ठीक, चलिए, ये तो कुछ बेसिक बात हो गई इसके नाम से रिलेटेड, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं ये भी हमने देख लिया। के बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो इन दो कर्व्स की बात हम कर चुके हैं। कौन कौन से? फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस कर्व और फ्रीक्वेंसी करंट कर्व पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम देखते हैं ज़रा आगे इसके कि रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करने पर जैसे सीरीज करंट जो है, सर्किट में जो करंट है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो करंट है, करंट जो है वो इम्पीडेंस के साथ जो इसका वेरिएशन है, जो करंट है उसका इम्पीडेंस के साथ जो वेरिएशन है वो इन्वर्सली वेरिएशन है। ठीक है, मतलब इम्पीडेंस अगर ज़्यादा है तो करंट कम होगी, इम्पीडेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगी, इस तरह का रिलेशन है। तो इसी वजह से ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट का मान मैक्सिमम भी है। ठीक, तो और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट का मान मैक्सिमम है, और उसके बाद रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से हट के जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनके लिए करंट की वैल्यू देखिए डिक्रीज कर रही है ग्राफ में। ठीक है, तो ये जो कर्व होता है, द कर्व बिटवीन सर्किट करंट एंड द फ्रीक्वेंसी, सर्किट करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो कर्व होता है उसको हम कहते हैं रेजोनेंस कर्व। ये जो कर्व प्लॉट किया गया है करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस कर्व। ठीक है, और ये जो इस कर्व का जो शेप होगा, इस कर्व का शेप यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम में कुछ डिफ्रेंशिएट कर पाएँ तो देखिए तीन कर्व बने हुए हैं और तीनों के शेप में वेरिएशन है। ठीक है, कैसे वेरिएशन है देखते हैं। जो इस कर्व का शेप है कि मतलब ये कर्व कितना शार्प होगा या कितना फ्लैट होगा, ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है? ये रेजिस्टेंस के मान पर डिपेंड कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस का मान कम है, फॉर ए स्मॉलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कर्व क्या होगा? कर्व शार्पली पीक्ड होगा। देखिए यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस का मान लोअर है, कम है, तो उस केस में ये जो कर्व की जो पीक है, ये जो पीक है वो शार्प होगा बाकी रेजिस्टेंसेस के कंपैरिजन में जिनका मान ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कर्व है ये फ्लैट है, और ये जिस केस में रेजिस्टेंस का मान कम है उसमें ये जो कर्व है वो जो इसका पीक है वो शार्प है। ठीक है, तो इस तरह से जो कर्व है, रेजोनेंस कर्व, वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है कि वो कितना फ्लैट होगा या कितना शार्प होगा। ये बात निर्भर कर रहा है रेजिस्टेंस के वैल्यू पर। इसका मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस, इसका मतलब क्या हुआ, इस जो ये जो टर्म होता है ना, इसका मतलब यही हुआ जो हमने सभी कहा कि अगर रेजिस्टेंस का मान कम है तो उसके लिए जो कर्व होगा वो उसका पीक जो है वो शार्प होगा, और अगर रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा तो जो कर्व है उसका पीक फ्लैट होगा। ठीक है, तो इसमें अलग अलग आर की वैल्यूज़ के लिए करंट का जो कर्व है, फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच का कर्व, उसको दर्शाया गया है। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि आर के निम्न मान के लिए, मतलब आर के लोअर वैल्यूज़ के लिए करंट तथा फ्रीक्वेंसी कर्व शार्पली पीक्ड होगा, परंतु रेजिस्टेंस के अधिक मान के लिए जो करंट और करंट फ्रीक्वेंसी का जो कर्व है वो फ्लैट होगा। ठीक है, कंपेयर टू लोअर वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये जो कितना शार्प होगा या कितना फ्लैट होगा ये कर्व, इसके लिए एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं ये टर्म बताता है, इस टर्म को हम बोलते हैं सेलेक्टिविटी कहते हैं, चयनीयता। ठीक है,
अच्छा, इसको थोड़ा अभी अभी हम समझेंगे। पहले हम समझते हैं सेलेक्टिविटी को समझने के लिए थोड़ा हम ये जो क्वालिटी फैक्टर है उस पर भी एक बार देख लेते हैं कि क्वालिटी फैक्टर बेसिकली जो होता है वो सेलेक्टिविटी को मेज़र करने के लिए होता है, या चयनीयता को मेज़र करने के लिए होता है। तो सेलेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो देखिए, जिस केस में ये जो कर्व है वो शार्पली पिक्ड है, मतलब रेजिस्टेंस के निम्न वैल्यूज़ के लिए, लोअर वैल्यूज़ के लिए, तो इसको हम कहते हैं हाईली सेलेक्टिव या शार्पली रेजोनेंट। हाईली सेलेक्टिव बोलते हैं, हाईली सेलेक्टिव या शार्पली रेजोनेंट, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ जिस कर्व का ये जो पीक है वो फ्लैट है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैट रेजोनेंस कर्व, और इसको बोलते हैं हम पुअर सेलेक्टिविटी। ठीक। और ये जो सेलेक्टिविटी शब्द हम बोल रहे हैं, ये सेलेक्टिविटी शब्द है क्या? ये बेसिकली सेलेक्टिविटी शब्द है क्या? तो अगर हम सेलेक्टिविटी की बात करें तो सेलेक्टिविटी जो होता है वो किसी सर्किट की वह एबिलिटी होती है, किसी सर्किट की वह पर्टिकुलर एबिलिटी होती है जिससे कि वो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करता है, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करता है और बाकी की फ्रीक्वेंसीज़ को नेगलेक्ट करता है। तो इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिविटी, किसी सर्किट की सेलेक्टिविटी, ठीक है। और ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इनका बेसिकली एप्लीकेशन भी हम लोग इसी तरह के काम के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे AM रेडियो स्टेशंस होते हैं, तो उसमें यहाँ इसका यूज़ होता है, रेजोनेंट सर्किट का। वहाँ पे इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि मान लीजिए हम किसी स्टेशन को ट्यून कर रहे हैं, तो उसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा होगी। सेलेक्टिविटी ज़्यादा होगी तभी उसको हम ट्यून कर पाएंगे अच्छे से, जिससे कि बाकी की फ्रीक्वेंसीज़ को डिस्क्रिमिनेट किया जा सके। तो ये सिग्निफिकेंस है सेलेक्टिविटी का, ठीक है। तो रेजोनेंट सर्किट जो होते हैं उनका वो किस स्पेसिफिक सिग्नल्स को, पर्टिकुलर सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए या रिस्पॉन्ड करने के लिए मतलब डिज़ाइन किए जाते हैं, और बाकी की सिग्नल्स को डिस्क्रिमिनेट किया जा सके, इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। तो सर्किट जो रेजोनेंट सर्किट जो, उसकी सेलेक्टिविटी हायर होनी चाहिए। सेलेक्टिविटी हायर होने का मतलब ये है कि जिस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है उसको अच्छे से सेलेक्ट कर सके, उसको ट्यून कर सके। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो पीक है वो नैरोअर हो और शार्प हो। ये जो पीक है वो नैरोअर हो और शार्प हो। इसको हम थोड़ा सा और आगे क्वालिटी फैक्टर से समझ सकते हैं। देखिए, क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो सेलेक्टिविटी को मेज़र करने के लिए एक उत्कृष्टता गुणांक है, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। तो सर्किट में कितना मैक्सिमम एनर्जी, RLC जो सर्किट है हमारी, उसमें कितना मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगा, तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी स्टोर होता है इस इंडक्टर के क्रॉस से ½ Li², तो फॉर्मूले में यहाँ रख दिया, अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल है, तो ½ I² मैक्स × R/F। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा Q = ω/L/R, ठीक है, Q = ω/L/R। तो रेजोनेंस की कंडीशन में ओमेगा बराबर ω/R लिखते हैं ही हम। तो रेजोनेंस की कंडीशन में ओमेगा Q बराबर क्या हो जाएगा, ω/L/R, जहाँ पे ω/R क्या है, ये जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रेडियन में है, जो कि होता है 1/√LC के बराबर। तो हमने इस ω/R की वैल्यू को Q के ऊपर अबव इक्वेशन में रख दिया, तो Q का मान कितना आ गया, 1/R
L/C, ठीक है। और ये हमारा आ गया क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू। तो क्या कंक्लूज़न निकला हमारा? कंक्लूज़न निकला कि अगर सर्किट की सेलेक्टिविटी हायर है तो सर्किट की सेलेक्टिविटी कब हायर होगी? जब इसका जो पीक है वो नैरो पीक है और शार्प पीक है, ठीक है। जो भी मान लीजिए ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो पीक है वो नैरो और शार्प होगा, तो उस केस में इस सर्किट की जो सेलेक्टिविटी है वो भी अच्छी हाई कही जाएगी, हायर कही जाएगी। तो सर्किट और बैंडविड्थ, अच्छा अभी आगे हम लोग बैंडविड्थ जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और इस पर चर्चा करेंगे कि क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ और सेलेक्टिविटी पर, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग बैंडविड्थ पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा कि बैंडविड्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे बैंडविड्थ का टर्म आ गया हमारा। पहले इस ग्राफ को समझ लेते हैं। ये ग्राफ किस कर्व जो है किसके बीच में, करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ये कर्व है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तीन तरह, ये एक मिनट, यहाँ पे तीन तरह की फ्रीक्वेंसीज आपको दिख रही हैं। एक FR है, F1, F2। तो FR से तो हम लोग पहले से अवेयर हो चुके हैं कि दिस इज़ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, FR रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। F1 और F2 क्या है? देखिए F1 और F2 जो हैं वो ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ हैं कि इन फ्रीक्वेंसीज़ पर जो करंट का मान है F1 और F2 पर, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो करंट का मान होता है उसके 1/√2 टाइम्स होती हैं। तो ये जो F1 और F2 फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इन फ्रीक्वेंसीज़ पर जो करंट का मान है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर कितना करंट होता है, I max, और इसके 1/√2 टाइम्स करंट का मान है F1 और F2 पर। अच्छा, अगर करंट का मान इतना होगा तो पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं? पावर कैलकुलेट करते हैं I²R से। तो I² का मान कितना है F1 और F2 फ्रीक्वेंसी पर? I max स्क्वायर अपॉन √2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। I max अपॉन √2 का होल स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हाफ I² मैक्स इंटू R, और एक इसके बराबर है ये I²R जो है हमारा, I² मैक्स इंटू R जो है वो क्या हो गया हमारा? वो हमारा हो गया जो I² P का मान F1 और F2 पर कितना आया है? I² मैक्स अपॉन R, और अपॉन में 2 भी था। तो ये जो टर्म है वो तो पावर के बराबर हो गया, तो पावर अपॉन 2 यानी 1/2 ऑफ द पावर। इसका मतलब ये हुआ, ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ पर पावर का मान इतना आ रहा है? F1 और F2 फ्रीक्वेंसीज़ पर जो पावर का मान है वो आ रहा है P/2, और करंट का मान आ रहा है I max अपॉन √2, ठीक है। तो F1 और F2 फ्रीक्वेंसी पर पावर का मान हाफ ऑफ द पावर आ रहा है, इसीलिए F1 और F2 फ्रीक्वेंसीज़ को कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज़, ठीक है, क्योंकि पावर का मान इन फ्रीक्वेंसीज़ पर आधा हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग बैंडविड्थ को समझ सकते हैं। अच्छा, F1 और F2 पर करंट का मान कितना है? करंट का मान है I max अपॉन √2, यानी 1/√2 टाइम्स ऑफ करंट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब यहाँ से बैंडविड्थ का जो डेफिनेशन निकल कर आता है, विड्थ मतलब हो गया चौड़ाई, बैंडविड्थ का मतलब फ्रीक्वेंसीज़ का एक रेंज की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज़ की एक रेंज की बात कर रहे हैं। कौन सी रेंज की बात कर रहे हैं? तो फ्रीक्वेंसीज़ का वह रेंज जिसमें सर्किट में जो पावर डिसिपेट हो रहा है
जिसमें सर्किट में जो डिसिपेटेड पावर है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर डिसिपेटेड पावर की हाफ हो जाती है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ के रेंज को कहते हैं पास बैंड। ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ के रेंज को कहते हैं पास बैंड, ठीक है। और जो बैंडविड्थ होता है, बैंडविड्थ जो है वो F1 तथा F2 फ्रीक्वेंसी के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसी रेंज को कहते हैं बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ बराबर क्या हो जाएगा? बैंडविड्थ बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है F2 माइनस F1 हर्ट्ज, ठीक। और F2 और F2 क्या है, देखिए यहाँ पे ग्राफ में F2 जो है वो अपर इन फ्रीक्वेंसीज़ को, F1 और F2 को हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज़ कहते हैं और कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ भी कहते हैं। तो जो F2 है वो अपर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और F1 जो है वो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और बैंडविड्थ क्या हो गई हमारी? बैंडविड्थ यही रेंज हो गया। एक मिनट, ये जो बैंडविड्थ जो है वो F1 और F2 के फ्रीक्वेंसी के का जो डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं बैंडविड्थ, ये F2 माइनस F1 हर्ट्ज। और इसी को अगर हम रेडियंस में बात करें तो ω2 माइनस ω1 हो जाएगा। अब देखिए ये जो नीचे हमने लिखा है ω1 और ω2 पर, इसकी चर्चा ऑलरेडी हम लोगों ने कर ली है। क्या चर्चा किया था? देखिए यहाँ पे कि फॉर द फ्रीक्वेंसीज हायर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसीज जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हायर हैं तो उस पर सर्किट का मान, सर्किट का जो बिहेवियर होगा वो कैसा रहेगा। और फॉर द फ्रीक्वेंसीज लोअर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फॉर द फ्रीक्वेंसीज लोअर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सर्किट का बिहेवियर कैसा रहेगा। तो देखिए जो ω1 है यहाँ पे, जो F1 है, ये हालांकि ये चर्चा हमने ऑलरेडी कर ली है, एक बार और देख लेते हैं। F1 पर देखिए सर्किट का मान कैसा रहेगा। F1 जो है वो FR से कम है, तो इसका मतलब सर्किट ωL जो होगा वो 1/ωc, इसकी वैल्यू कम रहेगी। तो यहाँ पे सर्किट का बिहेवियर इंडक्टिव होगा ω1 पर, और ω2 फ्रीक्वेंसीज़ पर सर्किट का बिहेवियर है वो कैपेसिटिव होगा। तो वही यहाँ पर लिखा है। यहाँ पे ω1 पर, सॉरी एक बार और फिर से देखते हैं, जो एक मिनट यहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस हो जा रहा है। हाँ देखिए जो F1 है, यहाँ पे देखिए, हाँ अब ठीक है, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। F1 जो है वो FR से कम है, तो इस केस में सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा। F1 जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो लोअर फ्रीक्वेंसी है तो मतलब अगर लोअर फ्रीक्वेंसी है तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है तो उस केस में किसका मान ज़्यादा होगा। शायद इसके पहले मैंने कुछ अपोजिट बोल दिया था, यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर F1 का मान रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से लोअर है तो इस केस में किसका मान ज़्यादा होगा। इस केस में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसका मान इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज़्यादा होगा। तो हम कहेंगे क्योंकि F1 जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी है, तो जब फ्रीक्वेंसी लोअर रहेगी, यहाँ फ्रीक्वेंसी का टर्म इसके डिनोमिनेटर में आए तो ये वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि इस पार्ट, ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इनके लिए सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, कैपेसिटिव होगा, ठीक है। और जो इधर वाला पोर्शन है फॉर द फ्रीक्वेंसी इज़ हायर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो जैसे अगर हम बात करें F2 या ω2 पर क्या होगा सर्किट का बिहेवियर होगा इंडक्टिव होगा, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस से अधिक होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए हाँ ω1 पर
एक्सी इज़ ग्रेटर देन एक्सएल तो सर्किट कैपेसिटिव नेचर का होगा, ओमेगा 2 पर एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्सी तो जो सर्किट होगा वो इंडक्टिव नेचर का होगा। और दोनों फ्रीक्वेंसीज़ पर करंट का मान सेम ही है, ये तो हमने देखा ही है दोनों, क्योंकि F1 और F2 फ्रीक्वेंसीज़ पर करंट का मान सेम है। तो दोनों फ्रीक्वेंसीज़ पर जब करंट का मान सेम है तो टोटल रिएक्टेंस जो X है उसका मान भी बराबर ही होगा। तो X होता क्या है, X होता क्या है, X होता है हाँ, X जो होता है वो होता है एक्सएल और एक्ससी का डिफरेंस। डिफरेंस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने देखा है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के एक तरफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बढ़ा है तो हम उस केस में एक्सी माइनस एक्सएल प्रेफर करेंगे, और दूसरी तरफ इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बढ़ा है तो उस केस में हम एक्सएल माइनस एक्सी प्रेफर करेंगे, इसीलिए यहाँ डिफरेंस बोला जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि दोनों फ्रीक्वेंसीज़ F1 और F2 फ्रीक्वेंसीज़ पर जो टोटल रिएक्टेंस उसका मान सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये इस केस में जब सर्किट का मान जब सर्किट कैपेसिटिव बिहेवियर का है FR से पहले वाला जो फ्रीक्वेंसीज है उस केस में लो ऐसे F1 फ्रीक्वेंसी पर। ठीक, और दूसरी तरफ जब F2 फ्रीक्वेंसी पर सर्किट का नेचर इंडक्टिव है उस केस में, दोनों के केस में हमने जो नेट रिएक्टेंस है, टोटल रिएक्टेंस है, उसको हमने इक्वेट कर दिया। बस इतना ही समझना है इसमें, ठीक है। इसको इक्वेट कर दिया तो क्या होगा, 1/ओमेगा 1c माइनस ओमेगा 1l बराबर ओमेगा 2l माइनस 1/ओमेगा 2c। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर ये आएगा सॉल्व करने पर ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 बराबर आया 1/LC। और हम ये तो पहले से हमने देखा ही है कि ओमेगा आर बराबर क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1/√। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको करेक्शन है यहाँ पे, सही कर लीजिएगा। ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। ओमेगा आर बराबर क्या होता है, 1/√LC। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम इसको पुट कर दिए तो इस ओवरऑल जो हमारा इक्वेशन मिलेगा ओमेगा आर बराबर √ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। चलिए, ये तो हमारा कैलकुलेशन ये हो गया। उसके बाद हम बैंडविड्थ की कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, बैंडविड्थ हमारा कौन सा बैंड है, F1 माइनस F2, F2 माइनस F1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, F2 और माइनस F1, तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे इसमें। अच्छा ठीक है, तो देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो सर्किट है, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो सर्किट का इम्पीडेंस है वो क्या था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एक जो सर्किट का इम्पीडेंस है वो हमारा R है, ठीक। और दूसरी बात अगर हम ये याद करें कि जो करंट का मान जो करंट है, करंट का मान कितना है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज़ पर, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज़ मतलब F1 और F2 फ्रीक्वेंसीज़ पर करंट का मान कितना आया था, करंट का मान आया था I मैक्स अपॉन √2 टाइम्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज़ पर या F1 F2 फ्रीक्वेंसीज़ पर जो इम्पीडेंस होगा वो कितना होगा, तो इम्पीडेंस और करंट में इन्वर्स रिलेशन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज़ पर F1 F2 पर जो इम्पीडेंस होगा वो अपने जो उसका √2 टाइम्स होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जितना इम्पीडेंस है, तो √2 टाइम्स इंटू R, क्योंकि R क्या है, R जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इसका इम्पीडेंस है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे देखिए इम्पीडेंस की इक्वेशन में रख दिया। तो इम्पीडेंस का इक्वेशन होता क्या है, इम्पीडेंस मेरा Z बराबर होता है √R² प्लस X², ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि Z का मान F1 और F2 फ्रीक्वेंसीज़ पे कितना है, Z का मान F1 और F2 फ्रीक्वेंसीज़ पे आया √2R। तो इसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने पर जो X का वैल्यू आएगा वो या तो प्लस R आएगा या तो माइनस R आएगा, डिपेंड करेगा कि सर्किट का मान इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है। मतलब
F1 की बात कर रहे हैं या F2 की बात कर रहे हैं, ओमेगा 1 की बात कर रहे हैं या ओमेगा 2 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसके आगे। देखिए हमने अभी देखा ही है कि ओमेगा 1 पर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज़्यादा है, तो उस केस में हम XC माइनस XL करेंगे। ठीक है, तो XC माइनस XL कर दिया हमने यहाँ पर, बराबर प्लस R ले लिया। तो इसको और दूसरे केस में ओमेगा 2 की अगर बात करें तो ओमेगा 2 पर हमने देखा था कि XL इज़ ग्रेटर देन XC, तो XL इज़ ग्रेटर देन XC, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम XC में से XL घटाएंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसीलिए यहाँ पे 1/ओमेगा 2C माइनस ओमेगा 2L बराबर माइनस R लिखा गया है। अब बस इसके बाद हमें सॉल्व करना है, बस इतना ही पोर्शन मेनली समझने वाला था। इसके बाद हम इक्वेशन 3 और 4 को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट 3 में से 4 को घटा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर आगे हमें बैंडविड्थ मिल जाएगा। तो बैंडविड्थ जो हमारा मिला ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 वो हो गया R/L, या इसी को अगर हम फ्रीक्वेंसी F के टर्म में बात करें तो हो जाएगा R/2πL, ये बैंडविड्थ हो गया। ठीक है, तो हमने देखा RLC सर्किट का जो बैंडविड्थ है ओमेगा के टर्म में वो कितना है R/L, और फ्रीक्वेंसी के टर्म में F के टर्म अगर हर्ट्ज में अगर हम बात करें तो R/2πL है, और रेडियन में बात करें तो R/L। ठीक है, अब देखिए अब हमने बैंडविड्थ तो कैलकुलेट कर लिया। अब F1 और F2 की वैल्यूज़ भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, वैसे ही जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं और श्रीधराचार्य फॉर्मूले से ये रूट कैलकुलेट करते हैं, तो ठीक उसी तरह से जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं यहाँ पे, एक इक्वेशन 3 है और एक इक्वेशन 4 है। दो इक्वेशन है और दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं। देखिए ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं और दो इक्वेशन है हमारे पास, दोनों से हम लोग रूट्स निकाल ही सकते हैं। तो पहले हम पहले इक्वेशन को लेते हैं, किसी भी मेथड से हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बेसिकली श्रीधराचार्य फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। देखिए तो यहाँ पे इसको पहले हमने रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में बनाया है। स्टैंडर्ड इक्वेशन के बाद हमने इसे फॉर्मूले से, जो रूट का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac और अपॉन 2a, इस फॉर्मूले से रूट कैलकुलेट कर लिया। तो रूट में इसमें दो माना है, प्लस में और माइनस में। तो क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसीलिए इसके नेगेटिव वाले मान को नेगलेक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया, अवॉइड कर दिया गया और सिर्फ पॉजिटिव मान को कंसिडर किया गया है। तो ओमेगा 1 का मान आया -R/2L प्लस √1/LC प्लस R/2L का होल स्क्वायर। ठीक इसी तरह से इक्वेशन 4 से जब हम इक्वेशन 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो दूसरे ओमेगा 2 जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है उसका मान आ जाएगा ओमेगा 2 बराबर R/2L प्लस √1/LC प्लस R/2L का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन कर लिया। अब देखिए क्यू फैक्टर हमने कैलकुलेट किया था, वो था ओमेगा R/L, और ओमेगा R हमने अभी भी जस्ट निकाला है ऊपर 1/√LC। और बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ ओमेगा R हमने पहले ही निकाल लिया था, उसके बाद जस्ट ऊपर हमने बैंडविड्थ कैलकुलेट किया है। ठीक है, बैंडविड्थ कितना होता है R/L रेडियन। तो इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रीअरेंज करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ में हमें ये रिलेशन मिल गया। देखिए क्वालिटी फैक्टर बराबर क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर में जो है इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंडविड्थ हमारी जितनी कम होगी, ये जो बैंडविड्थ है जितनी कम है, कम होने, देखिए यहाँ पे दो तरह के कर्व की हम बात कर सकते हैं। एक केस ऐसा है जो रेजोनेंस कर्व ऐसा है जो फ्लैटर है, एक रेजोनेंस कर्व ऐसा है जो नैरवर है। रेजोनेंस कर्व क्या था, कर्व बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड करंट। देखिए ये जो है फ्लैटर है और ये नैरवर है। तो बैंडविड्थ किसका कम है, बैंडविड्थ इसका कम है, यानी ये नैरो बैंडविड्थ है और ये इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है, ये वाइड बैंडविड्थ है। तो देखिए जी बैंडविड्थ जितना कम होगा उसका क्वालिटी फैक्टर उतना ज़्यादा होगा, यानी उसकी सेलेक्टिविटी उस सिस्टम की उतनी अच्छी होगी। और जिसका बैंडविड्थ जितना कम होगा क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, ये तो हमने देख लिया। अगर बैंडविड्थ ज़्यादा है तो क्वालिटी फैक्टर जो है वो कम होगा, क्वालिटी फैक्टर कम होगा तो सिस्टम की सेलेक्टिविटी पुअर होगी। ठीक है, तो ये हमने बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर में रिलेशन देखा। और
ये जो कर्व है वो कितना फ्लैट होगा, कितना शार्प होगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा था? ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा था। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था ऊपर, ठीक। तो इस वीडियो में हमने अपना पूरा सीरीज़ रेजोनेंस का जो टॉपिक है उसको कवर किया है। हर सीरीज़ रेजोनेंस को डिटेल में देखा है। तो जो सीरीज़ रेजोनेंस का टॉपिक है हमारे 2 वीडियोज़ में कवर हुआ है। एक तो इसके पहले का जो वीडियो है पार्ट 1 के नाम से है, और ये जो दूसरा वीडियो है। तो इन 2 वीडियोज़ में हमारा सीरीज़ रेजोनेंस का टॉपिक कवर हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेलल रेजोनेंस पर डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।